नमस्ते, मैं अलका सिंह प्रशिक्षण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना कि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। मीन्स कि जीवन की शुरुआत तब होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो या आपके कंफर्ट जोन का अंत होता है। अब आज मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही एक शख्स के बारे में आज मैं बात करूंगी वीडियो के लास्ट में, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अब वो याचिका किस लिए है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक तो हीमोफीलिया लिखा हुआ है, फिर ये क्या बातें हो रही हैं। तो देखिए, वो जो याचिका है ना, वो इसी पर डिपेंड करता है। इसीलिए ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए और खास करके यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि हीमोफीलिया क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के बिहाफ पे होता है। मीन्स कि जब भी आपको चोट लगती है तो एक्सेसिव ब्लड रिलीज होता है बॉडी से, ब्लड क्लॉट नहीं होता वहां पर जहां पर भी आपका कट है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं हीमोफीलिया। मीन्स कि हाई ब्लीडिंग होना। अच्छा, ये आपको पता है कि जब भी आपको कट होता है तो जो ब्लीडिंग होती है वो 2 से 8 मिनट के अंदर क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, जिससे कि ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। अब ब्लड का क्लॉट होना किस वजह से होता है, तो देखिए उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। ठीक है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ब्लड क्लॉट के लिए फैक्टर 8 और फैक्टर 9 कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, ये जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हीमोफीलिया का मेन कारण क्या होता है। तो देखिए, हीमोफीलिया का मेन कारण होता है आनुवांशिकता, जेनेटिक्स। मीन्स कि हीमोफीलिया अपने माँ बाप से ही बच्चों में ट्रांसफर होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जब माँ बाप को हीमोफीलिया नहीं होता और बच्चों में हीमोफीलिया देखने को मिलता है तो उसे, तो देखिए जो हीमोफीलिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स लिंक पर डिपेंड करता है। मीन्स कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है सिर्फ और सिर्फ उस पर ही ये आता है। अब अगर मेल की बात करेंगे तो आप भी जानते हो कि मेल में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है, तो फीमेल में होता है आपका एक्स और एक्स। और जो हीमोफीलिया रहता है ये सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट करता है, तो एक्स क्रोमोसोम को। अगर मान लो कि किस मेल के पास हीमोफीलिया है तो इसका मतलब कि जो मेल होगा वो हीमोफीलिया के सिम्टम्स को शो करता है और साथ ही ये अपने बच्चे में भी इसको ट्रांसफर करता है। लेकिन अगर माँ के एक एक्स पर अगर हीमोफीलिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, एज अ कैरियर वर्क करेगी। इसमें हीमोफीलिया के कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देंगे। और जो दूसरा क्रोमोसोम एक्स है ये इसकी भरपाई करता है। तो आप समझ सकते हो कि हीमोफीलिया ट्रांसफर होता है या रिफ्लेक्ट करता है किसकी वजह से, तो फादर के एक्स क्रोमोसोम की वजह से। तो ये रहा हीमोफीलिया का कारण। ठीक है, अब हीमोफीलिया कितने टाइप के होते हैं, अगर इसकी बात हम करेंगे तो ये 2 टाइप के होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया ए होता है ये आपका फैक्टर 8 की कमी की वजह से होता है। मीन्स कि जिसकी बॉडी में वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 कम होगा उसमें आपको हीमोफीलिया ए देखने को मिलेगा। ठीक है, और हीमोफीलिया बी ये होता है फैक्टर 9 की कमी की वजह से। ठीक, फैक्टर 9 के कम होने की वजह से आपको हीमोफीलिया बी देखने को मिलता है। अब हीमोफीलिया बी को हम लोग क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। क्रिसमस डिजीज कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है। तो ये रहा आपका टाइप ऑफ हीमोफीलिया। अब हम जानेंगे कि हीमोफीलिया के गंभीरता का स्तर क्या होता है, मीन्स कि ये किस लेवल तक सीरियस हो सकता है। तो देखिए 3 लेवल को अटैच करता है। कैसे,
आपका पहला लेवल होता है सीवियर मीन्स गंभीर, दूसरा मॉडरेट मतलब मध्यम, और तीसरा होता है माइल्ड मीन्स बहुत हल्का। अब ये कैसे आप डिटेक्ट करोगे? तो देखिए, जिसमें भी आपका जो फैक्टर होता है उसका लेवल 1% से भी कम होता है, मीन्स कि अगर आपके ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल 1% से भी कम है, तो इसका मतलब कि आप बहुत ज्यादा सीवियर रूप से हीमोफीलिया से ग्रसित हो। अब मॉडरेट क्या है? अगर मॉडरेट में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 1 से लेके 5% तक है, तो इसका मतलब थोड़ी अच्छाई है कंपेयर टू सीवियर से, ठीक है। अब अगर माइल्ड की बात करें तो इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल होता है वो आपका 5 to 40% होता है। इसका मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा अगर गंभीर कट आपको लगेगा तभी हाई ब्लीडिंग होती है, अदरवाइज हल्के फुल्के में ये पता नहीं चलता। तो ये रहा आपका लेवल। अब जो सीवियर होता है इसके सिम्टम क्या होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इसमें जान भी जाने का खतरा रहता है। जो मीडियम वाला रहता है ये आपका सर्जरी वर्जरी के टाइम में हाई ब्लीडिंग होती है, और ये जो माइल्ड है इसका भी यही हाल है कि जब सर्जरी होती है या कोई बहुत गहरा चोट लगता है तभी ये ब्लीडिंग का पता चलता है कि आपको माइल्ड हीमोफीलिया है, ठीक है। अब हम हीमोफीलिया को डायग्नोस कैसे करते हैं, ठीक, या फिर कैसे हम जानेंगे कि हीमोफीलिया क्या है, या हीमोफीलिया आपकी बॉडी में परसिस्ट कर रहा है, या फिर हीमोफीलिया के सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो देखिए, हीमोफीलिया की वजह से कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जैसे आपके जॉइंट्स में इंटरनल ब्लीडिंग, मसल्स में ब्लीडिंग, ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग, ये सब क्या है आपके जो है हीमोफीलिया के सिम्टम है। और साथ ही कभी कभी यूरिन से भी और स्टूल से भी आपको ब्लड दिखाई देता है, ठीक है। तो ये रहे आपके हीमोफीलिया के सिम्टम। अब हम जानेंगे कि डायग्नोस कैसे करते हैं इसको, हीमोफीलिया को। तो देखिए, इसको डायग्नोस करने का 2 तरीका होता है, और दोनों तरीका ही ब्लड से रिलेटेड होता है। पहला होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। इसमें ये हम देखते हैं कि आपके ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल क्या है, ठीक है, जिसमें कि 3 टाइप आता है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक, दूसरा होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और तीसरा होता है सीबीसी, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। इन तीनों टेस्ट से पता चलता है कि आप में हीमोफीलिया है या फिर हीमोफीलिया को क्रिएट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो उनका लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट। ये किया जाता है, तो आप देख रहे हो ना कि आपके ब्लड की जांच करके ही पता किया जा सकता है कि आप हीमोफीलिया पेशेंट हो या फिर नहीं हो, ठीक। चलिए, ये रहा आपके डायग्नोसिस की बात। अब हम जानेंगे कि क्या हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, हीमोफीलिया को ट्रीट किया जा सकता है। तो देखिए, इसके ना बहुत सारे थेरेपीज हैं। तो पहला थेरेपी है रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक। अब ये 2 तरीकों से किया जाता है। इसमें कौन कौन से 2 तरीके हैं? तो पहला है प्रोफिलैक्सिस और दूसरा है ऑन डिमांड। प्रोफिलैक्सिस क्या है? देखिए, प्रोफिलैक्सिस का मतलब है कि जो सीवियर हीमोफीलिया पेशेंट होते हैं उन्हें नियमित रूप से उनके वेन्स में इंजेक्शन लगाया जाता है। किसका? फैक्टर्स का, उन फैक्टर्स का जो ब्लड को क्लॉट करते हैं। और जो ऑन डिमांड है ये तब दिया जाता है, तब इंजेक्शन लगाया जाता है जब कोई सर्जरी करनी हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए या हाई ब्लीडिंग हो रही है, तब वहां पर ये इंजेक्शन देके उसको कंट्रोल किया जाता है। आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? ये रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है और ये उनके लिए होता है जो कि सीवियर होते हैं हीमोफीलिया के लिए, ठीक। और ये उनको दिया जाता है जो माइल्ड होते हैं, जब सर्जरी करना होता है या फिर ज्यादा ही ब्लड सिक्रीट हो रहा है बॉडी से, तब वहां पर इनको फैक्टर्स इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरा टाइप क्या है। तो डेस्मोप्रेसिन, ठीक, ये एक सिंथेटिक हार्मोन्स है और ये किस पे काम करता है? हीमोफीलिया ए पर। ये हीमोफीलिया ए पेशेंट की बॉडी में क्या करता है कि फैक्टर 8 को सिक्रीट, उनके ब्लड में सिक्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग हो सके। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे टाइप की।
तो ये क्या है, तो ये एंटी फाइब्रिनोलिटिक्स है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये आपके रक्त में जो क्लॉटिंग हो चुकी है उनको जल्दी टूटने से रोकता है। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग को ब्रेक डाउन होने से रोकने का काम करता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि चौथा टाइप क्या है, तो वो है आपका नोवेल नॉन फैक्टर थेरेपीज। अब इसमें भी कितने टाइप आपके आते हैं, तो इसमें आपके 3 टाइप आते हैं। पहला है एमिसीजुमैब। एमिसीजुमैब क्या है, तो ये हीमोफीलिया ए के लिए बी स्पेसिफिक एंटीबॉडी की तरह काम करता है। मीन्स कि अगर हीमोफीलिया ए का पेशेंट है तो उसमें बी स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो कि फैक्टर 8 की क्या कॉपी यानी फैक्टर 8 की तरह काम करता है। ठीक है, अच्छा आप समझ पाए कि मैं क्या कह रही हूं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो फैक्टर 8 काम करता है वही काम कौन करने लगता है, तो आपका बी स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ठीक, अब आते हैं हम फिटोसीरन। फिटोसीरन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चलेगा, क्योंकि देखिए यह एक आरएनए थेरेपी है जो कि हाल ही में 2025 मार्च 2025 में यूएस एफडीए द्वारा हीमोफीलिया ए और बी में रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या किया गया है, बनाया गया है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी खोज कब हुई है, तो मार्च 2025 में, और किसके द्वारा, तो यूएस एफडीए द्वारा। ठीक है, और ये हीमोफीलिया पेशेंट ए और बी दोनों के लिए कारगर है। उसके बाद आप आएंगे मारस्टेसिमैब के पास, तो ये भी यूएस एफडीए द्वारा ही बनाया गया है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ए और बी दोनों के लिए। लेकिन इसका इन्वेंशन कब हुआ है, तो अक्टूबर 2024 में। तो ये है आपके वो थेरेपीज जो कि हीमोफीलिया पेशेंट को दिया जाता है। अब एक और थेरेपी है, वो है जीन थेरेपी, जो बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंज लेके आता है आपकी लाइफ में। कैसे, क्योंकि देखिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है जीन एडिटिंग और डीएनए आरएनए एडिटिंग, तो ये उसी बेसिस पे काम करता है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। कैसे, देखिए हीमोफीलिया पेशेंट के डीएनए का वो सेगमेंट जहां पर हीमोफीलिया को जनरेट करने वाला जीन होता है। ठीक है, मान लीजिए हीमोफीलिया को जनरेट करने वाला जीन ये है, तो इसको क्या किया जाता है कि हीमोफीलिया पेशेंट से कट कर दिया जाता है। इसको काट के वहां पर अच्छे हीमोफीलिया को हटाने वाले जीन को क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब कि इस जीन को किससे रिप्लेस किया जाता है, अच्छे जीन से रिप्लेस किया जाता है, जिससे कि वो जीन क्या करता है, रिप्लेस होने के बाद वो पेशेंट में वो फैक्टर्स सिक्रीट करने लगता है जो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है। यही है आपका जीन थेरेपी। ठीक, इस सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी पेड़ को देखते हो, उसकी कोई शाखा कट जाती है तो आप क्या करते हो, या सड़ जाती है तो आप क्या करते हो, पेड़ की उस शाखा को काट देते हो। ठीक है, जिससे कि पूरा पेड़ ना सड़े। फिर आप देखते हो कि थोड़े दिनों के बाद वहां से फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। खैर वो तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक टेक्निक से उस जीन के सेगमेंट को कट करते हैं और वहां पे अच्छे जीन को लाके बिठा देते हैं। फिर वो जीन क्या करता है कि ऐसे फैक्टर्स को रिलीज करने लगता है जो कि आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, जिससे कि हीमोफीलिया का पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तो फिर आप एक नई शुरुआत करते हो। तो वो है कौन, वो है आपके प्रेमा राम। प्रेमा राम ने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है, जो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो देखिए प्रेमा राम एक हीमोफीलिया पेशेंट हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इन्होंने कहा है कि भाई जो हीमोफीलिया पेशेंट है उनको सबसे पहले एक टर्म आप जान लीजिए, RPWD, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये एक एक्ट है 2016 जो कि रिप्लेस करता है
आपके एक्ट 1995 को, 1995 को, जो 1995 का अधिनियम था, उसके तहत 7 ऐसी सूचियां तैयार की गई थी जिसके हिसाब से लोगों को आरक्षण दिया जाता था उनकी दिव्यांगता के लिए। लेकिन जब ये 1995 को 2016 रिप्लेस करता है, तो वहां पर इस 7 सूचियों को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? 21 सूचियों में। ठीक है, 21 सूचियों में तब्दील कर देते हैं। मीन्स कि 21 टाइप के ऐसे लोग होंगे जिनको उनकी विकलांगता के लिए आरक्षण दिया जाएगा। अब बात क्या है, इसके बारे में जाने तो बात यह है कि ये जो सूचियों में बदलाव किया गया था, इन सूचियों में फिर डाला गया आपके थैलेसीमिया पेशेंट को, सिकल सेल एनीमिया पेशेंट को और हीमोफीलिया पेशेंट को। इन तीनों पेशेंट को इस कैटेगरी में डाला गया। उनको दिया गया आपका विकलांगता प्रमाण पत्र। ठीक है, अब ये प्रमाण पत्र उन्हें मिल गया है, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी या बड़े पदों पर कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। तो इसी के लिए प्रेमाराम ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है, उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी सिम्टम में बताया कि उनकी बॉडी में, जोड़ों में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जिससे कि जो उनके ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफेक्टेड हो जाते हैं और उन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है, जिसके बिहाफ पर उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी दिया गया है, जो कि 40% से अधिक है। ठीक है, अब इसके बाद भी जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 34 है, ठीक है, वो उन्हें क्या कर रही है? आरक्षण सूची में नहीं डाल रही है, उन्हें आरक्षण नहीं प्रदान कर रही है, जो कि विकलांगों को मिलता है 4%। ठीक है, अब उन्हें लगातार इस सुविधा से वंचित किया जा रहा है, जबकि उन्हें क्या दिया गया है? दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया गया है, वो भी 40% से अधिक दिव्यांग होने के कारण। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से और साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि बताइए ऐसा क्या कारण है। और वो नोटिस कब जारी हुआ है? तो 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भाई रीजन बताइए, जब उन्हें के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो ऐसी क्या वजह है कि उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा रहा। ठीक है, इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 जुलाई 2025 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपके संज्ञान में होना बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखिए, इससे पहले एक आते हैं रीपक कंसल। ठीक है, प्रेमाराम के भी पहले आते हैं रीपक कंसल। ये एक वकील थे और इन्होंने 2021 में, ठीक, एक याचिका दायर किया था। वो किसके लिए किया था? तो थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया के आरक्षण के लिए एक याचिका दायर की थी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले, फिर उसके बाद अभी जल्दी ही आपके प्रेमाराम ने एक याचिका दायर की है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। अब इन सब याचिकाओं को देखते हुए इसमें क्या विसंगति है उसके बारे में बात कर लें। तो देखिए, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट दिव्यांग क्या है? मीन्स कि 40% से अधिक दिव्यांगता होने पर उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र देना, मीन्स कि दिव्यांग प्रमाण पत्र देने की सूची में तो शामिल किया गया है, लेकिन धारा 34 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए जो सार्वजनिक रोजगार में 4% आरक्षण का प्रावधान करती है, वो प्रावधान हीमोफीलिया पेशेंट को नहीं दिया गया है। यही है इसकी विसंगति, जिस पर कि प्रेमाराम ने अपनी याचिका दायर की है। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आई कि ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी एक इस शुरुआत की वजह से उन सभी को लाभ मिलेगा जो कि हीमोफीलिया से पीड़ित है या फिर थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया से। अब देखिए, इनके लिए एक नीति भी आई थी, जो हीमोफीलिया पेशेंट होते हैं या जो भी ब्लड से संबंधित डिजीज के पेशेंट हैं, उनके लिए एक नीति आई थी। वो नीति थी राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, जिसे एनपीआरडी भी कहते हैं, 2021 में। ये नीति क्या थी कि उनके उपचार के लिए वित्तीय सहायता स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है,
अब इसमें क्या नीति थी कि जो हीमोफीलिया, जिसमें हीमोफीलिया भी शामिल है, उनके रोगियों को क्या किया जाएगा, प्रति रोगी 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए। और साथ ही जो उनकी दवाएं, उन पे जीएसटी या मूल सीमा शुल्क से उनको छूट मिलेगी। तो ये है आपका एनपीआरडी, जो कि किसके लिए काम करती है, जो हीमोफीलिया पेशेंट हैं या फिर जो ब्लड से सीवियर पेशेंट हैं ब्लड के, उनके लिए पैसे का अरेंजमेंट या ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट कराती है। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका हीमोफीलिया, जिसके बहुत सारे मुद्दे आपको भी देखने के लिए मिले, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही और भी वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे, जो आपको यूपीएससी में हेल्प करेगा अच्छे नंबरों को पाने के लिए। तो हीमोफीलिया ज़रूर ध्यान से आप पढ़ो और जानो कि हीमोफीलिया क्या है, उसके लिए आप अवेयर हो, और साथ ही अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करो, जिससे उन्हें भी हेल्प मिले एग्जाम की प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच।